गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। अपेक्षा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं। आज की वीडियो के अंदर आज हम जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक छात्र के द्वारा इसके लिए हमसे अनुरोध भी किया गया था। आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। या हम ये कहें कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, उस दृष्टिकोण से भी इंडियन ओशन का जो जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के दृष्टिकोण से जब हम जियोपॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो पूर्व के वीडियो के अंदर जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति की जो संकल्पना आई उसको यहाँ हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे संकल्पना स्तर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि वास्तव में जो भू राजनीति जो होती है, जियोपॉलिटिक्स जो होती है, वो होती क्या है। तो जैसे कि हमने पूर्व को आपके वीडियो के अंदर आपसे रेटजेल की हमने बात की, कार्ल हासोवर की हमने बात की, हमने आपसे कैजेलन की हमने बात की, और वहीं से एक जियोपॉलिटिक्स की जो कॉन्सेप्ट निकल के आई और ये कहा गया कि जो राज्य के लिए जो संसाधन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और संसाधनों के आधार पर ही किसी भी देश या राष्ट्र के विकास के स्तर को नापा जा सकता है। और इसके उद्देश्य के लिए जिस तरह से लेबनस्ट्रम की कॉन्सेप्ट आई, लिविंग स्पेस की कॉन्सेप्ट आई कि जितना ज़्यादा आपके पास जगह होगी उतना ही आपका संसाधनों के ऊपर अधिकार होगा, उतना ही अच्छा आपका जो वैश्विक जो प्रभुत्व की जो स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। तो वहीं से ये जो जियोपॉलिटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है या भू राजनीति का जो दृष्टिकोण है, एक निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। जो विश्व के जो विभिन्न विद्वान थे, चाहे वो महान हो, चाहे वो मैकेंडर हो, चाहे वो स्पाइकमैन हो, इन सब ने इस जियोपॉलिटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है इसके डेवलपमेंट के ऊपर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस तरह से किसी भी राष्ट्र को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से जो विचार थे, चाहे वो महान के सामुद्रिक शक्ति के रूप में हो या मैकेंडर के हर्टलैंड के रूप में हो या स्पाइकमैन का जो रीमलैंड की जो कॉन्सेप्ट थी उससे संदर्भ में रहा हो। आज हम इस वीडियो में जो इंडियन ओशियन है उसका जो जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसमें जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे, या जब कोल्ड वार की जब स्थिति आ रही रशिया और अमेरिका के मध्य के अंदर जो एक जो एक युद्ध स्तर जो चल रहा था उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसी दृष्टिकोण के अंदर जो हिंद महासागर था वो उसकी इम्पोर्टेंस तात्कालिक समय में भी रही और आज के समय में भी हिंद महासागर अपनी एक विशिष्ट स्थिति रखता है जिसके अंदर वैश्विक जो शक्तियाँ हैं, चाहे वो आज भी रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, वो अपना अपना इंटरेस्ट इस हिंद महासागर के अंदर रखते हैं। या हम यह कहें कि ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है इसके जो सराउंडिंग्स जो कंट्रीज़ हैं वो भी, या हम साउथ एशिया की बात करें या साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या हम पश्चिम एशिया की बात करें, तो जो भी जिन भी देशों की सामुद्रिक सीमाएं इस हिंद महासागर से लगी हुई हैं उन सब के अपने हित, व्यक्तिगत हित हैं, साथ ही एक द्विस्तरीय कहें या बहुपक्षीय कहें उस तरह के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से इस हिंद महासागर के अंदर वो अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश करते हैं। या ये कहें कि वैश्विक प्रभुत्व के दृष्टिकोण से अमेरिका के द्वारा हिंद महासागर ये जो क्षेत्र है वहाँ अपने नौसैनिक अड्डा, जिसको हम बताएंगे कि आगे की वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर, कि यहाँ इन्होंने एक नौसैनिक अड्डा डियो गार्सिया जो हिंद महासागर के अंदर जो द्वीप है वहाँ स्थापित किया हुआ है।
और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, जो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हैं, उसके द्वारा भी विभिन्न जो देश हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश करते हैं, करते रहे हैं। उसका आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से महत्व है। अगर हम नक्शे के अंदर हम हिंद महासागर की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक मैप के द्वारा हम हिंद महासागर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये येलो कलर से हमने दिखाया कि कौन कौन से जो देश हैं जो एक तरह से डायरेक्टली जो इंडियन ओशियन है उससे जुड़े हुए हैं। एकमात्र इस तरह का एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, और तीसरा दुनिया का बड़ा महासागर है। तो भारत के दृष्टिकोण से इंडियन जो ओशियन है उसका महत्वपूर्ण जो महत्व इसका रहा है, और भारत अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को हिंद महासागर में मजबूत करने के लिए समय समय पर अपने प्रयास जो हैं वो करता रहा है। यहाँ जो लाइट येलो कलर के अंदर जो डायरेक्टली जो जुड़े हैं उन देशों की हमने बात की, बड़े बड़े देशों की हम बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, या हम सोमालिया की बात करें, केन्या की बात करें, तो ये सब, तंजानिया की बात करें तो ये मोजाम्बिक की, साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये डायरेक्टली इजिप्ट हो या सूडान हो। तो ये जो आंतरिक महासागर हैं उस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंतरिक महासागरों की हम बात करें, चाहे वो फारस की खाड़ी की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ फारस की खाड़ी है, या लाल सागर है, या ओमान की खाड़ी है, या अमन की खाड़ी है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये जो विभिन्न जो आंतरिक महासागर हैं विभिन्न जल संधियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो जलीय जो व्यापार जो है उस दृष्टिकोण से ये जो सभी क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ इसके आगे अगर हमने इनकी बात की, विभिन्न जो विचारक थे रिमलैंड या जो कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो इसके संदर्भ में जो विचार दिए गए, तो जैसे कि हमने कहा कि शुरू में जो ब्रिटेन एक वैश्विक शक्ति के रूप में था, तो उसकी जो सामुद्रिक जो स्थिति थी वो विशिष्ट स्थिति रखता था। और यूएसए और ब्रिटेन के संदर्भ में जो महान ने अपने विचार दिए, तो उन विचारों का प्रभाव ये रहा कि उन्होंने ये कहा कि हिंद महासागर एक वैश्विक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, या विश्व के जो बड़े महासागर हैं उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसा महान ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो हिंद महासागर पर नियंत्रण कर सकता है वो निश्चित रूप से एशिया के ऊपर अपना जो प्रभुत्व है, अपना जो प्रभाव है उसको स्थापित कर पाएगा। इस तरह के जो विचार थे महान के द्वारा रखा गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंद महासागर के अंदर चाहे वो डियो गार्सिया के अंदर अमेरिका के द्वारा अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया हो, या वर्तमान के अंदर चीन की जो भू राजनीतिक जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात आगे हम करेंगे, तो उसके द्वारा विभिन्न देशों के द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को स्थापित कर वो हिंद महासागर के अंदर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की स्थिति हमें, इसी तरह के जो विचार एक भू राजनीतिक विचारक थे के.एम. पाणिकर ने कहा कि ब्रिटेन और हिंद महासागर पर नियंत्रण जो भू राजनीति की आधारभूत सिद्धांत की पुष्टि करता है कि ये इस बात को तय करता है कि जो शक्ति समुद्र पर राज करती है वही जो शक्ति जो होती है वो उसके जो सराउंडिंग्स होते हैं, निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। तो निकटवर्ती जो क्षेत्रों की हम बात करते हैं, तो जब हम स्पाइकमैन के सिद्धांत की हम बात करें, रिमलैंड जो सिद्धांत दिया था, तो रिमलैंड के अंदर जो पश्चिम एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, ये सारे उस रिमलैंड के हिस्से थे, और इसके ऊपर नियंत्रण के द्वारा आप एक वैश्विक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकते हो, जैसा कि स्पाइकमैन ने कहा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सामुद्रिक शक्ति के रूप में अगर आप शक्तिशाली हैं
तो उस दृष्टिकोण से आपको हिंद महासागर के अंदर आपको प्रभुत्व जो स्थापित करना पड़ेगा। अगर हम इस वैश्विक विचारकों में, चाहे हम मैकेंडर की जो हर्टलैंड थ्योरी की बात करें, तो इनर जो अर्धचंद्राकार जे क्षेत्र की जो बात है, जो मैकेंडर करता है, तो उसी के अंतर्गत ये पश्चिम या दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं और इसके आर्थिक महत्व को, भू राजनीतिक महत्व को मैकेंडर ने भी स्वीकार किया था। क्योंकि अगर आपको आंतरिक देशों के ऊपर या विभिन्न देशों के ऊपर अधिकार स्थापित करना है, तो ये सामुद्रिक निकटवर्ती जो देश हैं वहाँ आपका प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। तो समय समय पर जो विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए, वो इस बात से सहमत थे कि सामुद्रिक शक्तियों के विस्तार के द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर आप जो है अपनी प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। अब वो प्रभुत्व का जो स्वरूप है, वर्तमान के अंदर वैसी स्थितियां नहीं रही हैं कि कोई राष्ट्र किसी देश के ऊपर अधिकार कर ले, लेकिन उनके संसाधनों के ऊपर वो मार्केट के रूप में या अपनी जो आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से आज भी ये जो अवधारणाएं, चाहे स्पाइकमैन हो, मैकेंडर हो, महान हो, वो हमें व्यवहारिक लगती हैं। अगर हम बात करें तो जो दक्षिण एशिया है या दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ विश्व की 30% पॉपुलेशन जो है, 1/3 पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। तो वैश्विक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा जो बाजार है के रूप में आज जो वैश्विक जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इन देशों के अंदर अपना इंटरेस्ट स्थापित करते हैं। तो इन क्षेत्रों के ऊपर अपने सामान को पहुंचाने के दृष्टिकोण से या इनकी जो आंतरिक जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं जो होती हैं उसको प्रभावित करने के दृष्टिकोण से जो हिंद महासागर जो है अपनी एक विशिष्ट स्थिति रखता है। अगर हम संसाधनों के दृष्टिकोण से, महत्व के दृष्टिकोण से अगर हम आगे यहाँ पर चर्चा करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हिंद महासागर है विश्व का एक तीसरा बड़ा महासागर है। कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल के 20% एरिया के ऊपर इसका विस्तार है। और इसकी जो सीमाओं की, अगर इसकी दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करते हैं, तो जो निर्धारण जो किया गया इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है वो इसको अंटार्कटिका जो महासागर है उससे अलग करती है। इसके जो सराउंडिंग या निकटवर्ती देशों की हम बात करते हैं तो लगभग 46 जो कंट्रीज़ हैं वो अपना यहाँ विस्तार रखते हैं। यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना अपना एक महत्व रखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन निवास करती है, तो वैश्विक बाजार के रूप में ये जो क्षेत्र है हिंद महासागर के निकटवर्ती जो देशों का क्षेत्र है वो अपना महत्व रखता है। अब यहाँ अगर हम यहाँ हिंद महासागर के स्ट्रेटेजिकल या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चर्चा करते हैं, तो हमने जैसे कहा कि विश्व का जो ऑयल रिजर्व है, गैस और ऑयल रिजर्व की बात करें तो 40% जो है वो इस हिंद महासागर के जो मग्न तटीय जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और वर्तमान के अंदर किसी भी देश के लिए जो पेट्रोलियम है या गैस है, ये विकास का महत्वपूर्ण आधार है। तो इस दृष्टिकोण से हिंद महासागर के अंदर अपनी उपस्थिति या जे व्यापारिक जो रूट्स हैं, ट्रेड जो ओशियनिक रूट्स हैं, चाहे वो स्वेज कैनाल से हो, चाहे वो मलक्का जल संधि से हो, या फारस की खाड़ी से जोड़ने के लिए हॉर्मुज जल संधि की हम बात करें वहाँ से हो, तो उस दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों के ऊपर या यहाँ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो है उसको प्रभावित करके यहाँ अपना महत्व जो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब विभिन्न जो देश हैं, अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो चैनल्स हैं जो जोड़ने का काम कर रहे हैं या एक जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको हिंद महासागर की जो पोजीशन है उसको प्रभावित करने के दृष्टिकोण से कुछ स्टेट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो
लाल सागर से जोड़ने के लिए बाबा अल मदेव जो कि जिबूती और यमन के पास में है, जल संधि की बात कर लें। हॉर्मुज जल संधि की बात करें, ईरान और ओमान के बीच की बात करें। मलक्का जल संधि की बात करें, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच की बात करें। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने के लिए, या आप हम कहें कि जो यूरोप है उसको जोड़ने के लिए, या रेड सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए, उस दृष्टिकोण से हिंद महासागर एक ट्रेड रूट के रूप में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है वो रखता है। और इन क्षेत्रों के ऊपर जिन भी देशों का अधिकार होता है, इन रूट्स के ऊपर जिनकी अथॉरिटी होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करते हैं। अन्य इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो जैविक पदार्थों की बात करें, चाहे वो जलीय कृषि हो, फिशिंग हो, या जैसे कि हमने कहा कि जल परिवहन व अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की हम बात करें, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। तो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए इन ट्रेड्स को जो है अधिकार रखने के जो बात है वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर खनिजों की हम बात करें, बहुतात्विक खनिजों की बात करें, तो या अन्य जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस की हम बात करें, तो रबड़ की बात करें, रबर का मैक्सिमम प्रोडक्शन इसी क्षेत्र के अंदर होता है। टिन है, सोना है, टंगस्टन है, निकल, जिंक, हीरे, यूरेनियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस दृष्टिकोण से यहाँ अपार संभावनाएं हैं। जो एग्रीगेट्स जो होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आए, रेत हो, बजरी हो, या यहाँ जो ओशनिक जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्शंस हैं उसके दृष्टिकोण से भी इंडियन ओशियन एक विशिष्ट स्थिति यहाँ पर रखता है। प्लेजर डिपॉजिट्स की हम बात करें तो यहाँ इन संसाधनों के दोहन के लिए विभिन्न जो राष्ट्र हैं वहाँ एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति हमें देखने को मिलती है। हिंद महासागर अपनी एक विशिष्ट स्थिति आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से रखता है। अगर हम आगे इसी में इस स्लाइड को अगर हम देखें तो जो जल संधियों की हमने बात की थी उसको हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ मलक्का मेडागास्कर जो चैनल है उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। मोजाम्बिक जो चैनल है उसकी स्थिति देखने को मिलती है। बाब अल मंदेब की हमने बात की, जो यहाँ रेड सी को इंडियन ओशियन से जो जोड़ने की बात की हमने, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फारस की खाड़ी और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। दक्षिण पूर्वी एशिया या पूर्वी एशिया को यहाँ दक्षिण, पश्चिम और यूरोप से जोड़ने के अंदर ये जो जल संधि है अपनी जो विशिष्ट स्थिति यहाँ पर रखता है। अब चूंकि जैसे हमने कहा कि एकमात्र महासागर है जिसका जो नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, तो भारत के दृष्टिकोण से हिंद महासागर का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन समय के अंदर भी जो भारत के जो साम्राज्य था उसका जो विस्तार था उसके लिए हिंद महासागर की जो एक विशिष्ट स्थिति है, भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति जो हिंद महासागर के अंदर है वो इसके आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है इसको। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो उस दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की हिंद महासागर के अंदर एक मध्यवर्ती स्थिति यहाँ के आर्थिक और भूसामरिक दृष्टिकोण से यहाँ इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। भारत का जो मग्न तट जो है वो जो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ पर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, गैस जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपार संभावनाएं हमें हिंद महासागर के अंदर देखने को मिलती हैं। चाहे हम बॉम्बे हाई की बात कर लें, हम हसीन की बात कर लें, या खंबात की खाड़ी की बात कर लें, तो ये सब जो क्षेत्र हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट स्थिति रखते हैं। और ये निश्चित रूप से यहाँ अगर इन संसाधनों का दोहन जितना तेजी से बढ़ेगा उतना ही भारत का जो आर्थिक विकास जो है
वो बढ़ेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक को प्रभावित करने की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर हम पे अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की जो स्थितियां हैं वो बढ़ेंगी। जैविक संसाधनों की हम बात करें, चाहे मत्स्य पालन की हम बात करें, तो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत की मध्यवर्ती स्थिति होने के कारण ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, या हम ये कहें कि दक्षिण पूर्वी एशिया या पश्चिमी पूर्वी एशिया को जोड़ने या पश्चिमी एशिया से कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से, यूरोप से कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भारत अपनी एक विशिष्ट स्थिति हिंद महासागर के अंदर रखता है। भारत अपना जो तेल आयात भी करता है वो इसी हिंद महासागर से ही करता है। तो उस दृष्टिकोण से भारत के इन निकटवर्ती देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो बेहतर होना भारत के हिंद महासागर के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आने वाले समय के अंदर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, ओटेक एनर्जी की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी की हम बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से भारत का हिंद महासागर में विशिष्ट स्थिति रखता है। या हम ये कहें कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वो विभिन्न जो जल मार्गों को एक बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं, तो वो इस हिंद महासागर की आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हमने यहाँ इसलिए की है कि ये यहाँ की भू राजनीति, हिंद महासागर की जो भू राजनीति है उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें IOR, ARC, द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो ये एक हिंद महासागर के अंदर जो सामुद्रिक जो मार्ग है वहाँ पर आपसी संबंधों को बेहतर करने और यहाँ जो ओशनिक जो पायरेसी की बात होती है, जो सामुद्रिक जो डकैत होते हैं उसके ऊपर नियंत्रण के लिए एक कोऑपरेशन की जो बात है, इस रीजनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इसमें लगभग जो 22 देश इसके सदस्य हैं और उस दृष्टिकोण से ये जो संगठन है हिंद महासागर के अंदर अपनी विशिष्ट स्थिति रखता है। अभी हमने यहाँ IOC, इंडियन ओशन कमीशन की बात करें, तो ये वेस्ट जो या पश्चिम हिंद महासागरीय जो तटवर्ती जो देश हैं उनका समूह है और हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है, या हम ये कहें कि वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसको प्रभावित करने में इंडियन ओशन कमीशन का महत्वपूर्ण योगदान है। और 2020 के अंदर, दिसंबर 2020 के अंदर भारत को इसमें एक ऑब्जर्वर का दर्जा यहाँ दिया गया, जो कि भारत की हिंद महासागर के अंदर अपनी मजबूत स्थिति को दिखाता है। सार्क की हम बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, 8 जो देश हैं और वो किस तरह से अपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर करके जो सामुद्रिक जो संसाधन है वो एक कोऑपरेटिव रोल प्ले करके उसका दोहन कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। एक रीजनल जो एसोसिएशंस होती हैं उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एशियन की हम बात करें, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इनका भी यहाँ हिंद महासागर के भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इन संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान रहता है। 2008 के अंदर हमारे ऊपर बॉम्बे में अटैक हुआ, उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमारी जो सामुद्रिक जो सीमा है उसमें कहीं न कहीं लीकेजेस हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसको प्रभावित करती है। और हमें इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंद महासागर के अंदर हमें हमारी स्थिति को मजबूत करना होगा। तो 2015 के अंदर एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसका नाम था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय या किसी दूसरे देश को की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भारत की जो सामुद्रिक जो सीमा है उसको मजबूत करना, यहाँ के जो हमारे पोर्ट्स हैं उसकी जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना, हमारे जो सामुद्रिक जो संसाधन है उसके ऊपर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना। सागरमाला जो परियोजना है उसका उद्देश्य यही था, एक बेहतर कनेक्टिविटी जो हमारे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर हमारे जो पोर्ट्स हैं उसको बेहतर कनेक्टिविटी देना, इंटरनल जो पार्ट्स हैं उससे बेहतर कनेक्टिविटी देना, जिससे हमारी जो सामुद्रिक जो सीमाएं हैं उसको हम
मजबूती प्रदान कर सके। अब यहाँ हिंद महासागर के अंदर जो पिछले वर्षों के अंदर जो चीन का जो प्रभुत्व है वो तेजी से बढ़ा है, और उसका कारण यही है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड रूट्स हैं उसके दृष्टिकोण से जो चीन है, जो हिंद महासागर है उसका महत्वपूर्ण रोल है। चीन के द्वारा जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैस हैं, वो सब इन्हीं से मलक्का जल संधि से आयात किया जाता है। जो मिडिल ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उस दृष्टिकोण से चीन ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है उसके अंदर हिंद महासागर के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तेजी से प्रभाव स्थापित किया है। या हम ये कहें कि कहीं भारत का जो महत्व हिंद महासागर के अंदर है उसको सीमित करने के लिए जो निकटवर्ती जो देश थे वहाँ वो अपने संबंधों को बेहतर बनाना, वहाँ के ऊपर आधारभूत संरचना का निर्माण करना, वहाँ के जो पोर्ट्स हैं उनको लीज पे लेना, इस तरह के जो प्रयास हैं चीन के द्वारा विगत कुछ दशकों में तेजी से बढ़े हैं। बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव कह लीजिए, जो चीन की एक आइडियल प्रोजेक्ट है, या इसकी जो जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी भारत को चारों तरफ से जो घेरने का जो उसका प्रयास है उसको यहाँ हम शामिल करते हैं। उसी के लिए इसने, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो, वहाँ पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया है। चाहे वो श्रीलंका हो, हबन बटेटा जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट चीन के द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान की हम बात करें तो ग्वादर जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट चीन के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह के प्रयास चीन के द्वारा जो ओमान जो है वहाँ भी किए जा रहे हैं। इवन मालदीव के अंदर भी मराओ अटोल के अंदर इसने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्थिति यहाँ मजबूत की है। तो भारत के द्वारा भी अपने जो पोर्ट्स हैं उनको मजबूत किया है। सागर प्रोजेक्ट की हम बात करें, सागर माल परियोजना की बात करें, या द्विपक्षीय संबंधों की हम बात करें, या जो बहुपक्षीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो सार्क हो, आसियान हो, वहाँ या आईओसी हो, तो या इनके ऊपर भारत का जो प्रभाव है उसको भारत के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, अफगानिस्तान से अपने जो संबंध को बेहतर बनाकर जो मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में अपनी भू राजनीतिक महत्व को स्थापित करना भारत कर रहा है। तो कहीं न कहीं भारत और चीन के अंदर इस हिंद महासागर के अंदर अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या तो इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर जो भारत और चीन के अंदर हिंद महासागर के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, या भारत भी अपने महत्व को बनाए रखने की कोशिश करता है। श्रीलंका के साथ बेहतर संबंधों की बात करें, बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंधों की बात करें, या अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश के द्वारा जो चीन है उसको एक प्रतिक्रिया की गई कि उसको हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों के दृष्टिकोण से कहें या आंतरिक मामलों के अंदर उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत के द्वारा जो बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध है उसके रूप में देखा जा सकता है। 1988 के अंदर जो मालदीव के अंदर एक सत्ता परिवर्तन की स्थितियां हमें देखने को मिली, राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियां देखने को मिली, तो यहाँ सैनिक सहायता के द्वारा भारत ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय मजबूती है उसको यहाँ स्थापित करने का जो प्रयास है उसके द्वारा किया गया। जब कोल्ड वार की स्थितियाँ थी तब रूस और जो अमेरिका है उसने भी हिंद महासागर के अंदर अपने बेड़े स्थापित किए अपने प्रभुत्व को, और 1970 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थितियाँ रही तो सहायता के रूप में रूस ने हमारे लिए यहाँ बेड़े भेजे। अमेरिका ने भी अपनी स्थिति, और अमेरिका यहाँ हिंद महासागर के अंदर अपनी मजबूती को स्थापित करने के लिए, अपने भू राजनीतिक इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये डियो गार्सिया जो द्वीप है इसके ऊपर जो अधिकार है वो अमेरिका का है, और यहाँ से यहाँ नौसैनिक अड्डा इसने स्थापित किया है। यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशिया, वेस्ट एशिया और ये जो मिडिल ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसके यहाँ इजराइल से बेहतर संबंधों के द्वारा यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को
प्रभावित करना अमेरिका के द्वारा काफ़ी आसान रहता है। इसीलिए चाहे वो इथोपिया के अंदर अस्मारा हो या मुमेरा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और माही के अंदर भी इसके द्वारा नौसैनिक जो अड्डे हैं अमेरिका के द्वारा इस हिंद महासागर के अंदर निकटवर्ती देशों के ऊपर अपने भू राजनीतिक दृष्टिकोण इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो रूस और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर एक संयुक्त नौसैनिक जो एक्सरसाइज है वो की गई है, और वो जिसको कि मोसिस नाम दिया गया था। तो वो रशिया पुनः अपना जो महत्व है इस हिंद महासागर या निकटवर्ती जो देश हैं वहाँ स्थापित करने का जो प्रयास है उसके द्वारा वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं न केवल भारत के दृष्टिकोण से जो अन्य जो वैश्विक जो शक्तियां हैं वो भी इस हिंद महासागर के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं। निश्चित रूप से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ये प्रायद्वीपीय स्थिति है, हिंद महासागर के अंदर विशिष्ट स्थिति रखता है। चाहे वो आर्थिक या भू राजनीतिक दृष्टिकोण से आर्थिक संसाधनों की हम बात करें तो ओशनिक रूट्स के ऊपर कंट्रोल करके यहाँ पे जो सामुद्रिक जो संसाधन है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो बहुत बड़ा रोल है, उस दृष्टिकोण से हिंद महासागर भारत के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत को अपना जो इम्पोर्टेंस हिंद महासागर के अंदर निरंतर बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, जिससे कि इनके संसाधन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हमारा, जो एक बहुत बड़ा 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है, उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना, उन संसाधनों का बेहतर दोहन करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को या अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना इम्पोर्टेंस बढ़ा सकता है। उसको अपने को जो भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से चीन की जो भारत को घेरने की जो नीति है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो हम बात कर रहे हैं, उसको एक एज ए कम्पिटिटर अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के प्रयास निरंतर करते रहने चाहिए। धन्यवाद।